प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एससीओ समिट का इंतहाई कामयाबी के साथ इख्तिताम हो गया है। अपने अंदाज में, अपने लिहाज से बहुत ही कामयाब समिट रहा है कई हवालों से। इसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात की गई है। रुकन ममालिक ने नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया है। यकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत की है और इसको समझा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है अगर यकतरफा तौर पर पाबंदियाँ हैं। कल भी हमने तफसील से इस पर बात की थी कि इस एससीओ में वो ममालिक भी शामिल हैं जिन पर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, जो सैंक्शनड कंट्रीज़ हैं। ईरान है, रूस है, ख़ुद चाइना के हवाले से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो चाइना के कई प्रोजेक्ट्स में अमेरिका रखता है। बेलारूस पर पाबंदियाँ हैं और ये ममालिक इस समिट में शरीक थे। तो इन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि यकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये नहीं हो सकता। बड़ा मुस्बत बिहेवियर रहा, ख़ासतौर पर भारतीय जो वज़ीर ख़ारिजा आए हुए थे उनका भी, और उन्होंने भी जो बायलैटरल इश्यूज़ पर डिस्कशन करने के बजाय मल्टीलैटरल जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करना ही मुनासिब समझा है। तो इस पर ज़रा इसको कितनी बड़ी कामयाबी समझना चाहिए, क्योंकि इलाके की या कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम इसको समझा जाता है और ये है, तो इसको कितना खित्ते के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा आज के समिट में जिन बातों पर इत्तफाक हुआ है। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद। अयाज वज़ीर साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी तजज़ियाकार हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, कैसे देख रहे हैं इस एलामिया को? ख़ास तौर पर हम ट्रेड और ट्रेड और ट्रेड, इसको हम बुनियादी नुक्ता हमने देखा है एससीओ का ये रहा है और ज़ाहिर है एजेंडा भी यही था, कितना कामयाब रहा? देखें, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी, बातें बहुत अच्छी पॉजिटिव हुई। लेस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हुआ वेरी नेगेटिव, और अगर कहेंगे तो मैं उनके वो बताऊंगा जो इन बिल्ड बातें करके पाकिस्तान को इशारा करके उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की जो कि बिल्कुल नामुनासिब था। और सेकंड, उन्होंने इसमें एक और बात भी की थी कि यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करना चाहिए, विच हैज गॉट नो कंसर्न विद एचसीओ के अंदर, क्योंकि वो खुद मेंबर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बात की। लेकिन ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव बातें, और ट्रेड की बात की गई है, कनेक्टिविटी की बात की गई है, डिस्प्यूट रिजॉल्व की बात की गई है, बायलैटरल इशूज जो इशूज है डिस्प्यूट्स हैं वो खुद रिजॉल्व करने चाहिए। आई थिंक ये पाकिस्तान कश्मीर का इशू भी है जो उन्होंने बात की है। और यूनिलैटरल ट्रेड सैंक्शन नहीं लगानी चाहिए जैसे ईरान के ऊपर लगाई गई हैं। आई थिंक इस लिहाज से तो बहुत अच्छी गई है। लेकिन देखना यह है कि इकोनॉमी को जितना फोकस किया गया, इकोनॉमी के मेन हर्डल क्या है? मेन हर्डल इकोनॉमी में है जो कि आपका कनेक्टिविटी है फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान एंड यू गो टू गवादर पोर्ट, एंड दुनिया की पूरी मार्केट नॉर्थ अफ्रीका की और उसके बाद मिडिल ईस्ट की सारी अवेलेबल है। इसके लिए इशू है, जो इसका मेन पिलर है वो है कि आप सिक्योर एनवायरनमेंट, ब्रांड फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट हो और सिक्योर एनवायरनमेंट हो, सिक्योर रूट्स हो, जो कि आपको ब्लॉकेड है अफगानिस्तान की वजह से। तो उन्होंने वो बात भी की कि अफगानिस्तान को भी जो इसके हालात ठीक करने चाहिए। इसके ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बात की कि उसको सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ टेररिज्म जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, ये बातें। तो ये आई थॉट कि अगर इसमें एक ये बात डाल देते कि वी आर गोइंग टू फॉर्म अ कॉमन स्ट्रेटजी, या हमने एक कॉमन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरीके से पूरे खित्ते से टेररिज्म को ख़त्म कर दिया जाए। टेररिज्म ख़त्म होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सेंट्रल एशिया इतना नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया है, और पाकिस्तान में टापी का आपके सामने बताया, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो भी स्टकअप हुए। अफगानिस्तान ट्रबल सामने है तो वहाँ पर टेररिज्म है। तो आप मुझे बताएं कैसे कनेक्टिविटी हो? ना सेंट्रल एशिया को कनेक्शन मिलता है, ना रशिया को मिलता है, ना चाइना को मिलता है। तो इसके लिए ये जॉइंट आई थॉट के 3 महीने या 6 महीने में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए इन्हीं ममालिक सिक्योरिटी हेड्स की, और उसमें देखें मिल के टेररिज्म खत्म करें। जिस मुल्क में टेररिज्म है सारी स्ट्रेटजी बनाए कैसे करना है। ये आई थिंक आई विल लिखे मिसिंग इसमें लिंक था जो इसमें इन्होंने रेजोल्यूशन में नहीं आया। अदरवाइज सारी पॉजिटिव हैं और इस खित्ते के लिए हैं। आई वुड गो के नेक्स्ट के यहाँ पे एससीओ का इनका एक बैंक भी होना चाहिए, IMF वर्ल्ड बैंक की तरह। वो इन अपने लोगों को लोन दे, इसमें भी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इंडियन का मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, वो बात कर रहे 3 इवल्स टेररिज्म के, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद सेपरेटिज्म। तीनों उसने शो किए हैं पाकिस्तान की तरफ कि जिस तरीके से वो कश्मीर की बात करता है, लेकिन नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग इन पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री में। आपके सामने
कश्मीर में देख लें, उसके बाद आप मणिपुर में देखें व्हाट इज हैपनिंग, एंड मूवमेंट चल रही है, ये सारी चीजों में देखें तो फिर आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा इंडिया करता है। आई टेक इंडिया इन एससीओ एज ए स्पॉइलर। इंडिया वहां पर अमेरिका के साथ भी है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, 2+2 में, क्वाड में भी है, I2U2 में भी है, सब में वो उनको और प्रॉक्सी वो यूज कर रहे हैं अमेरिकन को इंडिया के खिलाफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, साउथ चाइना सी में। तो इसलिए आपका कभी भी इत्तेहाद वो नहीं होगा क्योंकि इंडियन बीच में बैठे हुए आपको प्रॉब्लम करते रहेंगे, अनलेस दे रिजॉल्व बायलैटरल इशू, जो कि पाकिस्तान ये हमारा इशू है कश्मीर का, उन्होंने यूनिलैटरल कब्जा कर लिया, इसके भी बात की है। उसके बाद वो उन्होंने बड़ी क्लियर बात की कि पाकिस्तान जो है वो सॉवरेनिटी ख्याल करें, जैसे हम सीपैक के लिए कश्मीर से या गिलगित बल्तिस्तान रूट ले रहे हैं जो कि हमारा एरिया है, रिकग्नाइज एरिया है, उसकी बात करते हैं। तो ये चीजों में हम देखें तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से फिर सार्क में आपके सामने देखें, ये इन्होंने हर्डल डाली हुई है, सार्क को इनफेक्टिव कर दी है, हालांकि बाकी तमाम ममालिक तैयार बैठे हुए थे, इंडिया उसको नहीं होने देता। एससीओ में भी आप देखेंगे, ये जब पहले हुई है वहां भी नरेंद्र मोदी नहीं गए, अभी भी उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दी, कि ये सिर्फ इसमें रहना चाहते हैं, इसको छोड़ना भी नहीं चाहते और इससे कोई फायदा भी नहीं उठाना चाहते, ना किसी और को फायदा उठाना देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को हम देखें तो ये बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। ग्रोथ, पाकिस्तान ग्रोथ चाहता है, कनेक्टिविटी चाहता है, सीपैक एक एग्जाम्पल है, इट इज फॉर एवरीवन, पूरे इस खित्ते के लिए सीपैक इज गोइंग टू बी द मेन कनेक्टिविटी का कनेक्शन होना चाहिए। ग्रोथ इससे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी इंटरेक्शन होगी ममालिक की, जब आपके साथ ये ट्रेड बढ़ेगा। तो दीज आर द थिंग आई थिंक इसमें, बट ओवरऑल इट वाज वेरी पॉजिटिव आई थिंक, एंड इट इज, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, हुकूमत ने बहुत अच्छा मैनेज किया इसको, और उन सब ने तारीफ भी बहुत की। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस समिट के आउटकम को? बघेड़े साहब ने बड़ी सही बात की है कि यहाँ खित्ते के अंदर जो बड़ा मसला है वो तो टेररिज्म का है, और टेररिज्म को अगर, और इस का जो थीम था इस दफा के कॉन्फ्रेंस का, वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म थीम में मौजूद था, लेकिन कोई कंक्रीट चीज हमें नजर नहीं आती सिवाय इसके कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने अफगानिस्तान का जिक्र किया है। अब क्वेश्चन ये है कि खित्ते के बाकी ममालिक तो ये समझते हैं कि हमारे बायलैटरल्स बहुत अच्छे हैं, अफगान तालिबान हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पाकिस्तान को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो फिर हम एज एन एससीओ मेंबर हमें क्या उससे इंसेंटिव मिल रहा है? सो मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ये थोड़ी सी इसको ज्यादा फोर्सफुली आना चाहिए था, या इसके लिए इससे पहले लॉबिंग होनी चाहिए थी। देखें, आपने अफगानिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। पहले 15 अगस्त 2021 के पहले जब तालिबान, जब अशरफ गनी थे, तो अफगानिस्तान को इनवाइट किया जाता था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारा मसला वहीं का वहीं खड़ा है। हम कह रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, इस सरजमीन में इस्लामिक स्टेट भी बैठी है, अलकायदा भी बैठी है, टीटीपी भी बैठी है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम ममालिक जो हैं वो बायलैटरल जो है वो बहुत अच्छे करके बैठे हुए हैं उनके साथ, ठीक है जी। और हमें ये कह रहे हैं कि आप जो है वो वेट करें। सो मेरा ख्याल है कि ये एक जो पर्सपेक्टिव है, इसमें मुझे ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और वो हम अभी तक नहीं कर पाए। शायद जो वक्त से पहले इसके एजेंडा डिस्कस होना चाहिए था। जब हम बायलैटरली इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं, हम मिडिल ईस्टर्न ममालिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मसला जो है वो हल कराएं, हम मिडिल ईस्टर्न ममालिक को कह रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि इस चीज को थोड़ा सा हमें प्रोएक्टिवली होके सही है। और डॉक्टर साहब, जयशंकर की तकरीर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मजमूई तौर पर, और ये तकरीर एक ऐसे वक्त में हो रही थी कि जब कनाडा में उनको बहुत हजीमत का सामना करना पड़ा है, उनके सफारतकारों को वहाँ से निकाल दिया गया है मुल्क से, एक ऐसे वक्त में वो यहाँ पर इस एससीओ में शरीक थे, तो उनकी जो तकरीर है और उनका जो एक्ट दुनिया के सामने साबित हुआ है, वो रिलेट कर रही हैं आपस में चीज़ें? देखिए, वो डेफिनेटली कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात बड़े मुश्किल में हैं, और जारी बात है जयशंकर जो बातें कर रहे थे उसमें टेररिज्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी G7 और फाइव आइज इंटेलिजेंस तो उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि आप कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक मुश्किल में इस वक्त बिल्कुल मौजूद है।
बड़े टेंशन में है कि हम किस तरह चीज़ें जो हैं आगे लेके चलें, क्योंकि जिन ममालिक के साथ उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप है वो सारे के सारे ही अब इंडिया को ये कह रहे हैं कि आप जो है वो दहशत गर्दी करवा रहे हैं। सो एक चैलेंजिंग टास्क फॉर डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया। बिल्कुल सही है। ब्रिगेड साहब, आप क्या समझते हैं? आपने कहा भी कि जयशंकर का रोल जो है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, लेकिन जो उन्होंने पीस की बात की, क्या उनका मतलब है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है? ये मौक़िफ़ तो पाकिस्तान का भी है, तो आप कहाँ देखते हैं? और फिर जाहिर है एक ख़ास लिहाज से इस वक्त इंडिया मुश्किल में है, यानी जो इल्ज़ाम वो दूसरों पर लगाता है, ख़ुद उसको उस इल्ज़ाम का सामना कनाडा में न सिर्फ करना पड़ा बल्कि वो साबित हुआ है, प्रूवन है अब तो, और उसी सिलसिले में उनके सिफारतकारों को निकाला गया। देखें, इंडिया इज नाउ अ प्रूवन ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो ये कनाडा में पहुंच गए, अमेरिका में आपके सामने वो बच गया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है। कनाडा ने 6 इंक्लूडिंग इनका हाई कमिश्नर बिन किक्ड आउट फ्रॉम कनाडा से, और वो वहां उनको निकाल के रख दिया है। आई मीन दे डोंट फील इवन इंसल्टेड, दे डोंट फील एम्बैरेस्ड। ये इतने इस तरह की चीजें बातें करते हैं, यहाँ आके एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटरिज्म, भाई सारे काम तो आप कर रहे हैं। कौन सी आपने चीज छोड़ी है? कश्मीर में क्या कर रहे हैं? मणिपुर में क्रिश्चियन से आपने क्या किया है? एंसलेट मूवमेंट आपकी कितनी चल रही है? उसके बाद खालिस्तान में सिखों के खिलाफ आप क्या करें? सिखों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में आपने 20 कश्मीरी मार दिए हैं जो कश्मीर की सपोर्ट करते थे, आपने खुद ओपनली इसको कन्फेस किया है। तो इस लिहाज से देखें तो ये अमेरिकन को इन्हें भी दोगली पॉलिसी खत्म करने की जरूरत है, और इसमें एससीओ का किरदार बहुत बेहतर हो सकता था। ऑनेस्टली अगर ये इंडिया यहाँ पर ना होता तो ये बहुत करेगा। अदरवाइज ये यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, राइट। उसके बाद ये एससीओ में भी आके बैठ गए हैं। इनके पास 2+2 का भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका है। फिर ITU2 जिसमें यूएई, इंडिया, इजराइल, सारे अमेरिका, वो आके बैठ गए हैं। तो कौन सी जगह इन्होंने चीज छोड़ी हुई है? दे आर नॉट सिंसियर। और फिर अब कभी भी उनका हेड ऑफ स्टेट नहीं आता। जिस तरीके से वो एरोगेंटली आके बैठा, मिला प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद जिस तरह ये अकड़ बोल रहा था, आई मीन ऑल नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज ही कुड नॉट नेम पाकिस्तान, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बट इन बिल्कुल सारी बातें पाकिस्तान को सुनाई है। और उसके बाद बात भी वही कहता है, यूनिलेटरी आपने कब्जा किया हुआ कश्मीर के ऊपर आके, और आप बड़े मजे से आके बैठे हुए कि जी इसको ठीक होना चाहिए। आप सेपरेटिज्म की बात करते हैं, बलूचिस्तान में व्हाट आर यू डूइंग? आप टेररिज्म क्या कर रहे हैं? अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से क्या कर रहे हैं? तो ये चीजें आई थिंक इसका कोई एससीओ को हल निकालना है। अगर खिते को इकोनॉमिक तरक्की देनी है, कनेक्टिविटी करनी है, सिक्योर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देनी है, देन टेररिज्म इज द मेन कॉमन एनिमी ऑफ द होल रीजन, जिसमें ये हम इस एससीओ की बात कर रहे हैं। इसके लिए जब तक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी नहीं होगी, जिसके लिए तमाम हमारे मुल्क मिल के इकट्ठे टेररिज्म को नहीं टैकल करेंगे, क्वार्टरली 6 मंथली मीटिंग नहीं होगी, इसके ऊपर प्रोग्रेस देखेंगे, हमने क्या डिस्कस किया, हमने इसकी क्या प्रोग्रेस की, वाई वी कुड नॉट मेक हेडवे, और इसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, आप रेगुलेटिंग हेडक्वार्टर बना लें, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर लें, कुछ ना करके, अदरवाइज टेररिज्म के बगैर नहीं हो सकता। आप चाइनीज ये देखिए कितने लोग मारे हैं, कौन मार रहा है, कौन नहीं चाहता सीबेक बने इंडिया, क्यों नहीं चाहता प्रॉक्सी केस की, वी ऑल नो। तो ये चीजें आप कनेक्टिविटी, तो पाकिस्तान सारी चीजें चाहता है, एससीओ चाहता है, लेकिन इंडिया इज अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक। दे स्टिल फील कि पाकिस्तान रिमेन अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन इंडियन हेजेमोनिक डिजाइंस। आप बांग्लादेश देख लें, आप मालदीव देख लें, आप नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, सब इनके खिलाफ। सार्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया, सार्क को नहीं चलने दिया। फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात करें, यूनाइटेड में जाएंगे तो आप पहले अपने मसले हल करें। वो ममालिक हैं जिनके कोई मसाइल नहीं है, ये वो मुल्क है जिसके हर नेबरिंग कंट्री के साथ मसाइल हैं। तो आई थिंक इन चीजों को हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, लेकिन आपकी बातों से एक सवाल और मेरे जहन में पैदा हो रहा है ब्रिगेड साहब, वो ये कि क्या इंडिया इन ममालिक की कलेक्टिव एफर्ट को रून कर सकता है? क्योंकि बहरहाल इसमें रशिया और चाइना का कद काठ तो बहरहाल इंडिया से भी बड़ा है, तो क्या इन कोशिशों को जो दूसरे ममालिक जो एससीओ में शामिल हैं उनकी कोशिशों को ये इनफेक्टिव बना सकता है? इसके अंदर क्या ये सलाहियत मौजूद है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर आज जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनकी जो मुलाकात हुई है, जिसका एजेंडा तो अभी हमारे सामने नहीं आ सका, या ना उसका कंटेंट सामने आ सका कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से और डॉक्टर कमर चीमा से बात कर रहे थे। अयाज वजीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कमर चीमा साहब से मैं के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात हुई है, गैर रस्मी मुलाकात, खाने पर ये दोनों बैठे हैं और उसमें क्या बातचीत हुई है उसका कॉन्टेंट तो चीमा साहब हमारे सामने नहीं आ सका, लेकिन ये बताया गया है कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। अब ये बताइए कि इस तरह की मीटिंग्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है सिफारती सतह पर? देखिए असद साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 साल के बाद इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर पाकिस्तान आ रहे हैं। दुनिया में जितने भी फोरम्स पे मुलाकात हुई है, कभी हैंडशेक नहीं हुआ। सो इसकी सिग्निफिकेंस तो बन गई है। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से डॉक्टर जयशंकर को वेलकम किया है, प्रोटोकॉल दिया है, उनकी इज्जत अफजाई की है, उनको उनके जो डेलीगेशन की इज्जत अफजाई की है, मेरे ख्याल है ज़ाहिर बात है इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होता ही है। और दूसरा, अब आज जो पता चला है, जो मुलाकात हुई है, उसमें इस मुलाकात में ये रिक्वेस्ट की गई है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कि वो बैठना चाहते हैं खाने की टेबल पे इसहाक डार साहब के साथ, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। सो क्वेश्चन ये है, और इसके लिए खास तौर पे असद साहब सीटिंग अरेंजमेंट्स उस हिसाब से बनाए गए। पहले अरेंजमेंट कुछ और थे, फिर अरेंजमेंट्स चेंज किए गए। सो क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब ये है कि वो भी कुछ गुडविल जेस्चर देना चाहते थे, लेकिन इसमें याद रखिए कि इंडिया के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी नफरत में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। जो बीजेपी एज ए पार्टी है, वो बड़ा मुश्किल उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया है पाकिस्तान में। और आपको पता है कि फॉर इंडिया पाकिस्तान इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू, इट्स अ डोमेस्टिक इशू। सो जिस तरह हम तो इंडिया को फॉरेन पॉलिसी ट्रीट करते हैं, वो हमें डोमेस्टिक इशू के तौर पर ट्रीट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान पे बात होनी है जैसे बाकी इश्यूज के ऊपर बात होनी है। सो सिग्निफिकेंस डेफिनेटली है। अब इस मीटिंग में बात क्या हुई है, जाहिर बात है ये थोड़ा बहुत ढूंढने से पता चलेगा कि क्या बात हुई, क्या डिस्कशन होती रही। लेकिन आप देख सकते हैं छोटा सा क्लिप निकला है जिससे ये पता चलता है कि बड़ी अच्छे अंदाज से बात चल रही है। सो इसकी सिग्निफिकेंस जरूर मौजूद है। अब देखना है कि अब कहीं और ऐसे फोरम्स दुनिया में आते हैं, वहां पे हैंडशेक होते हैं, या इंडिया मजीद एक टफ पोजीशन लेता है, या फिर ये है कि आप पब्लिक में टफ पोजीशन लेते हैं लेकिन आप बैठते हैं, कोई रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको सब बता दूं, एक पॉइंट में शेयर कर दूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मामला ठीक नहीं है, लेकिन दोनों मुल्कों के ट्रैक 2 कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं। जिस चीज की मैं समझता हूं कि इसका मतलब है चीजें बेहतर है। ट्रैक 2 चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। इट मींस बहुत सारा काम जो है वो हो चुका है। जब ही मौका मिलेगा बातें शुरू करने का, हालात भी बेहतर होंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो काम ट्रैक 2 पे हुआ है तो ट्रैक 1 पे आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अयाज वजीर साहब, अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बात कर रहे थे कि ट्रेड की तो बहुत बात हुई, लेकिन ये जुड़ा हुआ है टेररिज्म के खात्मे के साथ, यानी पीस के साथ। जब तक इन ममालिक में पीस नहीं होगा तब तक जो ट्रेड है वो तो नहीं हो सकती, और टेररिज्म का खात्मा ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है और पाकिस्तान के पास इसके शवाहिद मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, ट्रेनिंग देता है टेररिस्ट को, और तालिबान से भी या अफगानिस्तान की हुकूमत से भी इसी के शिकवे पाकिस्तान के हैं कि वो पूरी तरह से ताउन नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसका खात्मा दहशतगर्दी का कैसे होगा ताकि सिपैक जैसे प्रोजेक्ट्स और बाकी दीगर जो प्रोजेक्ट्स जो पेपर पर हैं या जो चल रहे हैं उसको कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, हमारी नफरतों का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर चाहता, लेकिन बहरहाल क्या हमारी जो दूरियां हैं इनकी बहुत गहरी जड़ें हैं। उनको एक मीटिंग में या एक दिन में या एक साल में खत्म नहीं किया जा सकता। पिछले 9 सालों से हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। हमने सफीर एक दूसरे से वापस बुलाए, तो लोवेस्ट लेवल पे हमारे ताल्लुकात है। अब मैं समझता हूँ कि आज की जो मीटिंग हुई है, 2 के जयशंकर साहब जब आ रहे थे उस वक्त कहा था कि कोई बायलैटरल नहीं होगा, लेकिन इधर जाने से थोड़ी देर पहले ज़ोराने पे खुद ही दरख्वास्त कर ली कि हमारी सीटिंग अरेंजमेंट इकट्ठे कर लो। तो बातचीत हो गई, इट्स अ गुड बिगिनिंग। मेरा ख्याल है पहला इसका असर ये होना चाहिए कि जल्द ही हमारे इस्लामाबाद और दिल्ली को अपने अपने सफरा भेज दे ताकि शुरुआत हो जाए। तो उसके बाद जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें
हल होने की तरफ जाएंगी। बट ये लॉन्ग टर्म वाला किस्सा है, लेकिन बातचीत ही के जरिए से हल हो सकता है। मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि जब तक इन मसलों को एड्रेस न किया जाए, टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, तो तब तक तिजारत या दूसरे जो फवायदे हम एक दूसरे से ले सकते हैं, जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें मुश्किलात होंगी। लेकिन उसके लिए राह हमवार करना भी इन्हीं मुमालिक का काम है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 शायद किसी नतीजे पे हम पहुंच जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बहुत ही वसाइल से भरा हुआ अगर रीजन है तो वो ये है। रूस से लेके चीन, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे ज़खायर इधर ही पड़े हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम आपस में उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि अल्लाह के दिए हुए खजानों से हम फायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये जो हम ट्रेड के नए एवेन्यूज देख रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वेस्ट को क्या पैगाम गया है इससे? वही वेस्ट जिसने इस समिट में शरीक कई ममालिक पर पाबंदी भी लगा रखी है, वो इसको कैसे देख रहा होगा और आपके ख्याल में मैसेज क्या कन्वे हुआ है? देखिए, मैसेज तो डेफिनेटली ये कि एससीओ के तमाम रीजन के ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि बामी हमआहंगी हो, इसमें ट्रेड भी हो, कॉमर्स भी हो, कल्चरल भी एक्सचेंजेस हो, टूरिज्म भी हो, एनर्जी भी हो, कनेक्टिविटी भी हो, ट्रांसपोर्ट भी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो, एक्सप्लोरेशन ऑफ आपके जो अपने रिसोर्स नेचुरल उनको भी हो। दिस इज द इशू। यू थिंक वेस्ट एंड यूएसए विल लाइक कि ये ममालिक इकट्ठे होकर अपने रिसोर्स को हार्मोनाइज करें और बिकम इकोनॉमिकल जॉइंट्स? नेवर। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। दैट इज व्हाई अफगानिस्तान हैज बीन केप्ट ट्रबलसम। सही। अफगानिस्तान रहेगा ट्रबलसम तो कोई ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती। सेकंड, इंडियन शंकर की जो आप बात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर की, देखें ये एक किस्म की बायलेटरल मीटिंग होगी, बल्कि ज्यादा बायलेटरल होती है, आधा घंटे की, 15 मिनट। यहाँ एटलीस्ट फॉर 1 आवर दे मस्ट बी केप्ट सिटिंग फॉर लंच और डिनर, वट एवर ये लंच में थे, तो डिस्कशंस हो जाएंगी। इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इंडिया कहता है जी कि हम ट्रेड भी करने के लिए तैयार हैं, हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, हम सब चीजों में बात करेंगे, लेकिन हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करें, बिकॉज दैट इज नाउ आवर इंटेग्रल पार्ट। We say illegally alien hand Jammu and Kashmir, occupied Jammu and Kashmir is a disputed area, it is recognized by United Nations. आप अगर ये बातें करते हैं सारी और कश्मीर को एजेंडे से निकाल देते हैं, तो यू थिंक कि पाकिस्तान कर सकेगा? कश्मीरियों की क्या दिलदारी होगी? हम अपने स्टैंड से कितना दूर चले जाएंगे? और इंडिया विल ब्लेम, ही विल बूस्ट एवरीवेयर। ये देख लें, पाकिस्तान को एजेंडे को कश्मीर में निकाल दिया है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है 370 और 35 को जो हमने एब्रोगेट किया। तो दिस इज द इशू। और उसके साथ ये मीटिंग में यही बात करेंगे, ठीक है, वो कहते हैं ना ट्रेड और टेररिज्म नहीं चलेगा इकट्ठा, डायलॉग और टेररिज्म। तो टेररिज्म तो आप कर रहे हैं सबसे ज्यादा। कौन कौन सी जगह पर आपको मैं गिनाऊंगा ये इंडियन टेररिज्म करता है, क्या कुछ कर रहा है? पाकिस्तान आज जो कुछ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियंस। बलोचिस्तान देख लें, केपीके देख लें, बीएलएफ को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन फंडिंग दे रहा है, टीटीपी को कौन कर रहा है, इंडियन एम्बेसी में व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन काबुल, वी नो इट ऑल। सो प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली कि कमर चीमा इज आल्सो हियर। प्लीज रिमेंबर द डे आपने एक एजेंडा से कश्मीर को निकाल के डायलॉग किया। बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब अब जी सही। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल अब ये है आपसे कि क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि इंडिया इस रीजन में होते हुए, भले ही उसकी जो हमदर्दियां हैं या ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और वेस्ट के साथ हों, क्या वो इस खत्ते के ममालिक की जो कोशिशें हैं उसको सबूताज कर सकता है? इंडिया इज अ बिग स्पॉइलर। मैं ऑनेस्टली फील के एससीओ के अंदर इंडिया की जो इंपॉर्टेंस दे रहा है, आप देख लेंगे वो कभी उसका हेड ऑफ स्टेट नहीं आया, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं आया। सो दैट मीन्स कि वो आते हैं, आप यहाँ पर वो थोड़ी बहुत चिंगारी लगा के चले जाते हैं। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग इट। अगर वो खत्म करना चाहता है, उसने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म में भी कर रहे हैं। पाकिस्तान सॉवरेनिटी की बात करें, वो उसको उसने ब्लेम किया है। उसने सीपैक के अंदर जो प्रॉब्लम डाली वो बात की है। तो सारी फिर उसके बाद इन्होंने सार को इनफेक्टिव किया हुआ है। अगर इतने शौक तो पहले रीजनल इसको तो एक्टिवेट करें, सार को क्यों इन्होंने अबंडन किया है? बिकॉज इंडिया ने किया हुआ ना इसको।
तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं तो दुआ करूंगा किसी वक्त इंडिया एससीओ से निकल जाए। आप देखें ये एससीओ कहाँ जाती है, कितनी प्रोग्रेस करती हैं, क्या कुछ होता है। दैट इज मेरी बिल्कुल सही है आपका पॉइंट ये है कि बिल्कुल सही है सर। आपने कहा कि इंडिया इज अ बिग स्पॉइलर। अयाज वजीर साहब, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, यहाँ बैठ के ये तो बहुत ही आसान है कि फलाना बहुत स्पॉइलर है या फलाना। इसी तरह इंडिया में आप टॉक शोज देख ले, वो कहते हैं पाकिस्तान सबसे बड़ा स्पॉइलर है। तो ये एक दूसरे को, जाहिर बात है, गिले शिकवे हैं, जंगें लड़ी है, एक दूसरे की मुखालफत भी एक्सट्रीम हद तक पहुंची है। लेकिन अगर हम ये एससीओ के फोरम पे आगे जाने के लिए जहनी तौर पे तैयार है, उसके लिए कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर इन चीजों से निकलना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि कश्मीर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है हिंदुस्तान के साथ। इसी तरह हिंदुस्तान वाले समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेररिज्म वाला हमारा मसला बहुत बड़ा है। तो वो अपनी जगह, लेकिन अगर हमने ये बाकी लोगों के साथ जाना है, इस फोरम से इकोनॉमिकली, कनेक्टिविटी के लिहाज से और बाकी सारे फील्ड जो इन्होंने आज डिस्कस किए, एलामिया में भी आए हैं, उनसे अगर फायदा लेना है तो हमें ये एक दूसरे को हर वक्त इल्जाम लगाना, हर वक्त कहना कि अगर जब तक ये ना हो तो ये नहीं होगा, इन चीजों को या तो हल करना होगा या इसको जरा बैक बर्नर पे रखना होगा, ताकि जिन चीजों में आपका या उनका आपके साथ मसला नहीं है तो उस पर तो आगे चले जाएं। जैसे आप हिंदुस्तान और चीन को देख ले, उन्होंने भी जंगें लड़ी है, उनके भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन तिजारत में वो इस चीज को नहीं लाते। दोनों के दरमियान तिजारत फर्स्ट क्लास चल रही है और हम बिल्कुल एक्सट्रीम हद तक पहुंच जाते हैं। एक चीज पे अगर हम अड़े हुए हैं या वो अड़े हुए हैं तो उसके साथ बाकी चीजें भी नफी कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें तो हम फिर सारी उम्र इसी बहस में लगे रहेंगे कि जी जब तक ये न हो तो मैं उसके साथ बात नहीं करता। इसीलिए तो बातचीत की जरूरत होती है कि आप उन चीजों पे आगे चले जिससे रास्ता हमवार होता है। अगर आप सिर्फ उस पे अड़े रहे कि नहीं जब तक ये पत्थर नहीं हटाते हम सड़क आगे नहीं ले जाते, भाई अगर ये पत्थर नहीं हटा सकते तो सड़क को थोड़ा सा टेढ़ा करके आगे ले जाओ ताकि गाड़ियां। बिल्कुल सही। कहीं से तो आप कहते हैं कि बातचीत का आगाज करना ही पड़ेगा, अगर रुकावटें हैं उसको दूर करना पड़ेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कैसे अब इन पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं? बहरहाल तनाव है अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में, तो आखिर में करनी तो बातचीत ही है और ये तो दोनों ममालिक को समझ आ रहा होगा, खासतौर पर भारत को जो पीछे हटा और उसने फिर कश्मीर में जो तजर्बात किए और जो आइन में तब्दीलियां और छेड़छाड़ की है, तो शायद वो अपनी उस पोजीशन से तो पीछे ना हटे, लेकिन बातचीत के लिए तो आना ही पड़ेगा ताकि मामला को साथ साथ चलाया जा सके। ये कब तक होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत ने इतना ज़्यादा इस बायलैटरल मामलात को ख़राब किया, बार बार एक ही चीज़ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना, हालांकि हम तो खुद इफेक्ट ही हैं। आज जब भारत को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सारे मुल्क कह रहे हैं, बल्कि सारी की सारी फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ये कह रहा है, आपका G7 ये कह रहा है कि हम इस बात को समझते हैं कि इंडिया ने कनाडा के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को पैसा दिया, रैकी करवाई, बंदे मरवाए, तो और इंडिया जो है वो कोऑपरेट कर रहा है अमेरिका के साथ। इंडिया ने कल परसों सर जी टीम भेजी है अमेरिका इस चीज में ताउन करने के लिए कि ये जो पन्नू को कत्ल करने लगे थे वहां पे, उसमें टीम भेजी है अमेरिका। सो जो हमें कहते थे, आज देखें, आज वर्ड्स एंड एक्शंस नीड टू मीट। सो आज उनके अल्फाज कुछ और हैं, एक्शंस कुछ और हैं। हमारी बात तो नहीं सुनते थे वो दुनिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि जी ये इनका अपना बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये पिछले 75-70 साल से लड़ रहे हैं, इनकी जंगें हो चुकी हैं, इनकी बातों में यकीन नहीं करना। आज रॉ का ऑपरेशन जो नॉर्थ अमेरिका में बंद है, क्यों बंद है? ट्रस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ काम भी करना है, कारोबार भी करना है। सो मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इंडिया को इस सारे प्रोसेस से थोड़ा आगे निकलना चाहिए। जयशंकर ने जो आज मुलाकात की है सागडार से, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी डेवलपमेंट देखनी चाहिए, मुस्बत एंगल से देखना चाहिए। हम तो इसको मुस्बत ही समझेंगे, बाकी फिर देखते हैं कि कल को क्या होता है, कैसे चीज़ें फर्दर अनफोल्ड होती हैं। लेट्स सी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, अयाज वजीर साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आईनी तरमीम जो कि शायद कल होने जा रही है, यानी इस पर इत्तफाक़ राय तो चूँकि हो गया है पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान। आज एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग लाहौर में जाती उम्रा में हो रही है और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म भी SCO से फ़ारिग होकर वहाँ पहुँच चुके हैं, मौलाना भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो कल के बारे में ऐसा लगता है कि हतमी तौर पर चीज़ें तय हो रही हैं। अब इस पर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और बाकी सियासी जमातें क्या सोच रही हैं और किस हद तक इत्तफाक़ राय हुआ है, तो कल की मुतवक्के आईनी तरमीम जो है उस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आईनी तरमीम जिसको अब हतमी शक्ल दी जा रही है, अब इसमें अभी कंटेंट सामने नहीं आया। मौलाना फजल रहमान साहब से कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बिलावल भी शरीक थे, उनसे बार बार पूछा गया कि किन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। क्यों छुपाया जा रहा है, किन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है, ये कंटेंट कब सामने लाया जाएगा, क्या कल जब आईनी तरमीम अगर कल होने जा रही है, क्योंकि कल असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, अगर होने जा रही है तो वो किन निकात पर इत्तफाक राय मौजूद है। मेरे साथ हाजी गुलाम अली साहब मौजूद हैं जो कि JUI के रहनुमा है और साबिक गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया साहब, खुशामदीद कहते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। हाजी गुलाम अली साहब, कुछ दिन पहले आपसे इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी तो आपने कहा था कि इस बात पर बिल्कुल JUI इत्तफाक नहीं करती कि इसको किसी जल्दबाजी में होना चाहिए। आपने ये भी कहा था कि JUI समझती है कि ये पब्लिक होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, सैर हासिल बहस होनी चाहिए, फिर इस पर वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं और कल शायद आईनी तरमीम के लिए इजलास बुलाया गया, कल आईनी तरमीम होने जा रही है और मौलाना फजल रहमान मान भी गए हैं मगर छुपा भी रहे हैं। तो ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा मसला, और इसमें आप देख लें पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि ये आईनी तरमीम आज से 15-20 दिन पहले रात के अंधेरे में मंजूर होने जा रहा था। इजलास भी और डिनर भी का एहतमाम हो चुका था और हम ये समझते हैं कि तरफ़ैन की जानिब से, मसलन PTI के भाइयों ने भी और गवर्नमेंट ने भी, इसमें मौलाना फजल रहमान का रोल तारीख़ हमेशा याद रखेगा। उसी की वजह से, एक दलील की वजह से, एक अच्छे बातचीत के ज़रिए उनको ये इतना टाइम मिल गया कि वहाँ से आके अब आप बकौल आपके कि कल ये होने जा रहा है। मेरे ख्याल में देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम कोशिश कर रही है, मौलाना फजल रहमान कोशिश कर रही है इस वक्त कि उसके कांधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है और उस पर PTI का बोझ भी है, अपनी जमात का भी बोझ है, पाकिस्तानी अवाम को भी वो देख रहे हैं और हुकूमतों के साथ भी वो इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसमें इख्तिलाफ राय के कोई अंसर सामने नज़र ना आए, बल्कि कोशिश हो रही है कि इत्तिफाक राय से हो। और कल वो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की कराची में, तो उसमें भी आपने देख लिया होगा कि जो बयानिया सामने आया, तो ये तो हर कोई कहते हैं कि करीब पहुंच गए। अब करीब तो पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद नहीं, लेकिन सर जब इत्तफाक राय की बात है, सर इत्तफाक राय तो देखे ना, आज मौलाना की मुलाकात तो अभी नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से होनी थी, उससे पहले ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसका मतलब है आपको नहीं ऐसी नहीं है। देखो, कुछ इशू पे इत्तिफाक राय है, ये इत्तिफाक राय कि भाई इत्तिफाक राय से बिल मंजूर करो, ये भी एक इत्तिफाक राय है। और अगर ये नहीं हो सकते तो फिर क्या होगा? तो चूंकि वो बड़े संजीदगी से और बड़े बारीकबीनी से कदम उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी, हुकूमत को भी, मियां नवाज शरीफ साहब को भी और PTI के भाइयों को भी एक पेज पे लाए
और कुछ हमारा माना जाए, कुछ पीटीआई के दोस्तों का, कुछ उनका, लेकिन ये तरमीम में बजाते खुद मेरी राय ये है कि ये तरमीम जो है ये ऐसा ना हो कि ये तकसीम पैदा करे। तकसीम पब्लिक में, सियासी जमातों में, इदारों में, सुप्रीम कोर्ट में। और मैं आज भी कहता हूँ, और हमारी जमात की जहाँ तक मैं समझ सका, हमारी ये कोशिश है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो एक मियाद पूरा कर रहा है और एक आ रहा है, अगर ये इसकी बात भी हो जाए, तरमीम तो करनी है, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा होगा, नंबर 1। दूसरी, हमारी तजवीज़ सही है, हमारे लेकिन तकसीम तो सर आप जो आईनी तरामीम है, तकसीम तो हाजी साहब आप कह रहे हैं कि तकसीम ना हो, लेकिन हाजी साहब तकसीम तो हो गई ना। वकला तकसीम है, पॉलिटिकल पार्टियां तकसीम है, कोर्ट तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम है। मैं अगर आप इजाजत दो जरा पंजोदा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं, मैं फिर वापस आ जाता हूं सर आपके पास। सर पंजोदा साहब, ये पीटीआई तो जी गुलाम साहब, देखिए, हम कोशिश तकसीम नहीं है, हर एक की अपनी एक आरा है, एक सोच है, एक विजन है, अच्छाई की तरफ एक बात कर रहे हैं। तो ये आगे जाके इसको जब इत्तेफाक राय में इसको जोड़ा जाता है तो फिर ठीक है सर वो, लेकिन आगे जाके इत्तेफाक राय तो बाद में की बात है ना। यहाँ तो कल इजलास बुला लिया गया ना, मसला ये है। अब इसमें पंजोता साहब आप ये बताइए, पीटीआई तो इररिलेवेंट हो गई ना, जब मौलाना और बिलावल साहब के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान चीजें तय हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, या तो ये कहा गया होता मौलाना साहब की तरफ से कि जी हमारा तो इत्तेफाक है, लेकिन पीटीआई को जरा इत्तेफाक कर लें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो गई और ऐलान भी हो गया। आज शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। तो फिर पीटीआई माने ना माने, किस हद तक माने, ये तो इररिलेवेंट बात है। असद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, मौलाना साहब ने जो कल प्रेस की आए कि मैं जाकर मिलूंगा और जो मसौदा डिसाइड किया गया उसके ऊपर उनसे भी राय ले और उनको उनसे बातचीत होगी मनाने के हवाले से या जिस तरह से भी। दूसरी बात यह है कि आज हमारी मुलाकात इनके साथ नहीं है, कल मुलाकात जो है इस हवाले से मौलाना साहब के साथ होगी और उसके अंदर सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। जहां तक मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जहां तक हमारा मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि मौलाना साहब कोई राय देते हैं, कोई मसौदे के ऊपर एक तजवीज़ देते हैं कि ये हमारी तरफ से ये अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती हैं, वो मौक़िफ़ रखते हैं तहरीक इंसाफ के सामने। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब की जो है वो जुबान के अंदर जो है बयान किया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाएगी और उस मुलाकात के अंदर ये सारी चीजें रखी जाएंगी जो भी मौलाना साहब की तरफ से प्रपोज चीजें की जाएंगी। फिर उसके बाद हतमी जो है वो फैसला दिया जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ से जो सुप्रीम है वो इमरान खान साहब हैं और जहां तक मौलाना साहब से बातचीत है या दीगर जमातों के साथ बातचीत या अलाइंस जो बना हुआ है हमारा, वो भी खान साहब के साथ खान साहब ने खुद उसके अंदर हदायत दी थी, तभी ये सारा अमल हुआ। लेकिन सर पंजोदा साहब आप कहते हैं कल मुलाकात होनी है, आपके इल्म में है कि कल तो शाम को इजलास भी बुलाया गया है, कौमी असम्बली का भी, सेनेट का भी, और कल ये अगर तरामीम पेश की जाती हैं आपकी मुलाकात तो फिर ये हुज्जत तमाम करने के लिए हुई ना। कल तो इत्तेफाक राय कैसे पैदा हो सकता है एक दिन में? नहीं, देखिए कल जो है इजलास, जहां तक इतलात मुझे मिल रही है कि कल इजलास जो है उसके अंदर कोई वोटिंग वाला अमल नहीं है, बल्कि एससीओ कॉन्फ्रेंस और दीगर चीजें जो हैं वो उस हवाले से इजलास बुलाया गया है। जहां तक वोटिंग की बात है वो मेरे इल्म में नहीं है कि वोटिंग के हवाले से है। दूसरी बात ये है कि आज कुछ वजूहात की वजह से ये कल मुलाकात जो है वो होगी। तीसरी बात ये है कि हम तो पहले दिन से हमारा बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है कि जो ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, जो कि ये भी कहते रहे, मौलाना साहब भी कहते रहे और अब भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो तरामीम प्रपोज की गई हैं हम उनको तस्लीम नहीं करते। हाँ, इन्होंने तजवीज़ दी है तो वो तजवीज़ अभी हमारे सामने नहीं आई, डिस्कशन नहीं हुई, वो होगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो मैंने आपको सारा पहले बता दिया है। जहां तक इनकी अमेंडमेंट्स की बात है तो हम उनको तस्लीम नहीं करते, जो उन्होंने मसौदा लाया था किसी की तरफ से लाया गया था। सही है, लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना, उन्होंने कहा कि जो मुसवदा हमारे सामने पहले आया था उसको ना हम तब मानते थे, ना आज मानते हैं, ना कल मानेंगे, ये कुछ और चीजों पर इत्तेफाक राय हुआ है। तो हो सकता है वो आपके सामने आए तो आपका उससे इत्तेफाक हो ही जाए।
देखिए, मैं पहले भी ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे सामने आएगा तो खान साहब के साथ डिस्कशन होगी और जो भी फिर मामला तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जहां तक इनकी सपोर्ट की बात है, जो उन्होंने भी बात की, हम इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक चला जाए, ऐसी अदालतें बनाई जाएं, ऐसे आइन के अंदर ऐसी तरमीम की जाए जिसके तहत तमाम अदलिया को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, फिर किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगानी हो, किसी का मिलिट्री ट्रायल करना हो, कोई जज अगर शिकायत करे कि मुझे ना डराओ, मुझे ना धमकाओ फैसले लेने के लिए, उस जज को ट्रांसफर कर दिया जाए, या आर्टिकल 8 के अंदर या फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन कि कोई बात करता है तो उसे उठा लिया जाएगा उस बुनियाद के ऊपर कि इसने बात क्यों की है, इसने तो स्टेट के खिलाफ बात कर दी है, और कोई भी बगैर वारंट के उठा लेगा। तो इस तरह की जो तरमीम की जा रही थी, हम तो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो धांधली डाका 8 को डाला गया है, ये जो जुल्म जबर भी किया जा रहा है, उसको मजीद तूल दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं हाजी साहब की तरफ एक नुकता लेकर जाऊंगा। हाजी साहब, आप जैसे प्रिंसिपली इस बात से इत्तफाक करते हैं, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि किसी भी अमेंडमेंट के आने से पहले उस पर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, अब और उसको पब्लिक करना चाहिए। आप अगर समझते हैं कि JUI का जो इत्तफाक राय जिन चीज़ों पर हो गया है, क्या वो अब तक पब्लिक नहीं हो जानी चाहिए कि भाई ये मुसवदा है, ये हम करने जा रहे हैं, ये हमारी राय है, और इन पर जो है वो अगर वकला भी अपनी राय देना, क्या उसको पब्लिक नहीं कर देना चाहिए? देखिए, बाकी चीज़ें ऐसी होती है ना, हमारा मौक़िफ़, PTI का मौक़िफ़ और दीगर जमातों का मौक़िफ़ सबको मालूम है और सबके सामने आ चुका है। हमारा एक मौक़िफ़ है आइनी तरमीम के हवाले से, रियासत के लिए अगर हो, रियासत की मजबूती के लिए अगर हो, कौम के हकूक़ के लिए अगर हो, इदारों के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इन जजों की मजीद इनको हर किस्म के दबाव से आज़ाद करने के लिए हो, तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी मानेगा। लेकिन पंजोता साहब, ये आपने इस आईनी तरामीम को रोकने के लिए एहतजाज किया था और 4 अक्टूबर को कॉल दी, फिर आपने एहतजाज किया, यहाँ पर 2 दिन तक इस्लामाबाद लॉकडाउन रहा। तो अब उसके बाद की जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग थी हुकूमत की, वो क्या थी कि SCO के बाद होगा, कितना बाद होगा, क्या आपसे बातचीत की जाएगी, या अगेन वैसे ही खामोशी के साथ ये तरामीम हो जाएंगी? यानी क्या तहरीक इंसाफ मुतमईन है इस बात पर कि ठीक है, अगर उनका नंबर पूरा होता है तो वो कर लें आईनी तरामीम, क्योंकि पहले आपने एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया था, अब आप ये नहीं कर रहे? देखिए, हमारा अब भी यही प्लान है और थोड़ी देर पहले भी हमारी मीटिंग हुई है जिसके अंदर यही चीजें डिस्कस हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके सामने जो है वो सारी चीजें, आज की पॉलिटिकल कमेटी का भी आज इंशाल्लाह इजलास होगा और वो वाज़ेह मौक़िफ़ रखेंगे एहतजाज के हवाले से। जहां तक बात है कि पिछला एहतजाज मौखर क्यों हुआ था, वो खान साहब की तक एक्सेस तक था कि डॉक्टर की एक्सेस करवाई जाए, फैमिली की करवाई जाए। वो डॉक्टर्स की एक्सेस आपको पता ही है कि वो डॉक्टर आसम को नहीं जाने दिया गया, 2 डॉक्टर गए, उन्होंने रिपोर्ट भी शाया की, तो वो एहतजाज उस हद तक था और वो मौखर भी इसी वजह से हुआ कि यकीन दहाई करवाई गई। और यकीन दहाई के अंदर हमारे सामने जो चीज थी वो ये थी कि SCO कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसके नजर में मुख्तलिफ जो दोस्त थे हमारे, जो अलायंस था या बाकी जैसे मौलाना साहब हो गए दीगर, सब ने ये कहा कि टाइम नहीं है और उसको देखते हुए वो तो अच्छी बात है, आपने SCO के दौरान एहतजाज नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो एहतजाज उस वक्त किया था उसके समानात आपको क्या हासिल हुए? देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि पंजाब के अंदर हम एहतजाज कर रहे थे, हमारे MPs को गिरफ्तार किया गया, हमारे लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया, वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, खवातीन को गिरफ्तार, कोई बंदा नहीं जो है वहां पर पकड़ा गया। सही, हमने एहतजाज यहाँ पर किया था। अब हम नया जो एहतजाज जो है इंशाल्लाह ताला जो आपके सामने एक आ जाएगा लेवल, हम किसी सूरत भी आज आपकी पॉलिटिकल कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या तय पाया है कि खबर दे दें कोई लीगल? देखें, उसके अंदर एहतजाज के हवाले से ये बातचीत हुई है कि एहतजाज के हवाले से जो भी दिन तय होगा, जो भी बात तय होगी, जो भी आपके सामने मौका आ जाएगा, क्योंकि वो कमेटी की तरफ से जो दिन या जिस दिन के लिए वो आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। यानी अभी ये तय हुआ है कि जब तय होगा तो फिर वो सबके सामने आ जाएगा, अभी इतना ही तय हुआ है। डेफिनेटली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग नहीं हुई ना, पॉलिटिकल कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी, कोर कमेटी को बताएगी, तमाम लोगों को एतमाद में लेकर, तो एक सेंसस के साथ होता है ना। ये एक और मीटिंग थी जिसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस हुई, जिसमें सेक्रेटरी जनरल साहब भी थे, बाकी भी और दोस्त थे, चलिए स्पोक्स पर्सन थे, तो सारा वो हुआ। मैं वापस जाऊंगा हाजी,
अमल देंगे, लेकिन हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि आइन का आर्टिकल 16 आपको हक देता है पुरअमन एहतजाज करने का, और जो ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के हम नहीं चलने देंगे इस तरह से कि आप आईनी तरमीम करेंगे, हम निकलेंगे सड़कों पर। हमारा नंबर पूरा हो गया तो हुकूमत आईनी तरमीम तो ले ही आएगी। अगर मौलाना मान गए, नंबर पूरा हो गया, जैसे कि मौलाना कुछ चीज़ों पे मान गए हैं, तो फिर आप रोक नहीं सकते उसे। हाजी गुलाम अली साहब, ये आप गुफ्तगू करते हैं, हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता हो गया था। आप बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए ओपन नहीं किया गया अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं जी, देखे अभी तो आपस में 3-4 बड़े बात कर रहे हैं। जब 3-4 बड़े मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूं, और जो मैं समझता हूं, मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुका हूं, जब 2-3 बड़े बात कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक के लिए तो ये बात हो सकती है कि इत्तेफाक राय पैदा हो गया, लेकिन ये इत्तेफाक राय के लिए कोशिश है, इसलिए कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब बात हो गई तो आज नवाज शरीफ साहब से बात हो रही है, और कल मौलाना साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि फिर मैं उनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाऊंगा, उनसे बैठकर जो बातें हो रही हैं तो हाँ, तो इनसे मिलेंगे, और फिर इनमें से जो निचोड़ आएगा, फिर किसी को आगे पीछे अगर इत्तेफाक राय पैदा हो सकती है, तो ये एक कोशिश है जो कि मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। मेरे ख्याल इस वक्त उसका पूरे रियासत पर बहुत बड़ा एक एहसान है कि उसने काफ़ी कोशिश की, मौलाना फजल रहमान ने, और जोड़ पैदा करने के लिए लावा जो गर्म था उसको आस्ता आस्ता उन्होंने, आप खुद भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ठंडा किया, और ये जितने दिनों में इसमें ताख़ीर आई ये भी अच्छी बात है। और हम हुकूमत से, पाकिस्तान पीपल पार्टी से, पाकिस्तान के अवाम ये मुतालबा करना चाहती है, बहरहाल हाजी साहब मजीद लचक पैदा करे। जितनी भी ताखीर आई, ये बहरहाल 25 से पहले होने जा रहा है, तो वो ताखीर 25 से पहले अगर होना है तो वो 8 को होता या 18 को होता, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब आपका, और नईम हैदर पंजोज़ी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।